तो बड़ी खबर, केदारनाथ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, आज से शुरू नामांकन प्रक्रिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। 29 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। तो 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो होने हैं। और जानकारी आपको दे दें, बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार यहां पर देखने को मिल रही है। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 29 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो होना है। बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है। तो नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो गया है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। और तमाम पार्टियों में आपको बता दें कि दावेदारी जो है उसको लेकर काफी कतार देखने को मिल रही है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। 29 अक्टूबर तक अपने नामांकन जो है वो दाखिल कर सकेंगे। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। तो बेहद रोचक केदारनाथ उपचुनाव का ये जो मुकाबला है वो रहने वाला है। यशराज आनंद संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, अगर केदारनाथ उपचुनाव की बात की जाए तो अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है और इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दावेदारों की लिस्ट तमाम पार्टियों में काफी लंबी दिख रही है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे यशराज आनंद से संपर्क करने की। तो बता दें आपको कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो लगातार तैयारियां हैं तमाम पार्टी की, वो यहां पर चल रही है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो गई। 29 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। और इस बीच आपको बता दें, प्रचार अभियान जो है वो तेज किया हुआ है। अगर बात यहां पर की जाए, जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। तो 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें आपको, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी जीत के जो दावे हैं कर रही है। यशराज आनंद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, क्या कुछ जानकारी, अधिसूचना केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जारी कर दी गई है और नामांकन शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर के नामांकन भी आज से शुरू हो गया है और वहीं इसकी तारीख भी घोषित कर दी गई थी। सबसे बड़ी बात है इस विधानसभा चुनाव में कि इस विधानसभा उपचुनाव में जो केदारनाथ सीट पर होना है, यहाँ पर ये एक साख का प्रश्न भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बन चुका है। क्योंकि यदि आप सबसे पहले बात करें, भाजपा के लिए साख का प्रश्न इसलिए बना है, यह एक धार्मिक जगह है। केदारनाथ हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसलिए ये साक्ष का विषय बनते जा रहा है क्योंकि यदि आप देखें तो अयोध्या में भी यदि आप देखें चुनाव की, अयोध्या में भाजपा चुनाव हार गई थी राम मंदिर निर्माण के बावजूद भी। वहीं बद्रीनाथ सीट पर भी उत्तराखंड में यदि देखा जाए तो बद्रीनाथ सीट पर भी वो चुनाव हार चुकी थी भाजपा। और तीसरी बात है, यदि दो जगह से सीट पर भाजपा हार चुकी है तो तीसरी जगह आती है केदारनाथ उत्तराखंड के सबसे बड़े धार्मिक जगहों में से एक। इसमें से भी यदि भाजपा चुनाव हार जाती है तो यह भाजपा के लिए बहुत शर्म और निंदनीय बात रहेगी, क्योंकि जहां जहां उन्होंने मंदिरों के उद्धार के लिए काम किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केदारनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं और दर्शन करते हैं। अब यही बात यह रह गई कि केदारनाथ के विकास के लिए भी भाजपा के द्वारा अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए एक सबसे बड़ा प्रश्न यह साक्ष का भी बन जाता है, साक्ष का भी प्रश्न बन जाता है। अब बात रही यहाँ पर कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के लिए भी यह चुनौती बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी इस उपचुनाव को जीत करके अपने आप को वापसी की दिशा में देख सकती है कि हम वापसी हो रहे हैं। लेकिन वहीं यदि बात करें भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के दावेदारों की,
तो दावेदारों की लिस्ट की फहरिस्त काफी लंबी है। कई दावेदार कांग्रेस के ऐसे हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वहीं भाजपा से भी कई दावेदार ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो यदि की आप बात करें तो दावेदारों में जो कांग्रेस के लगभग 13 दावेदार हैं जो टिकट लेना चाहते हैं। उनमें से यदि आप बात करें तो उसमें से आलोक बगवाड़ी, लक्ष्मण रावत, ध्रुव सिंह बुडेरा, विनोद रावत, मनोज रावत, कुलदीप भंडारी, शशि सेमवाल, गणेश तिवारी, कुंवर सजवान, शीशपाल सिंह, अवतार सिंह नेगी, अभिषेक भंडारी और जैसे नाम इसमें काफी चर्चा में आते हैं। लेकिन वहीं यदि बात करें कांग्रेस पर ही सबसे पहले, तो कांग्रेस लगातार चुनाव को जीतने की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर मतभेद भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यदि बात करें कांग्रेस के हरक सिंह रावत की, जो हरक सिंह रावत का भी नाम आ सकता है जो चुनाव में लड़ने के लिए, तो हरक सिंह रावत खुद बोल चुके हैं कि उनकी चुनाव में जो वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये कांग्रेस के ही अंदर नहीं, भाजपा के अंदर से नहीं, कांग्रेस के ही अंदर ये विरोध का बिगुल बच सकता है। यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों के अंदर विरोध का बिगुल बच सकता है। तो हरक सिंह रावत के तो नाम को बिल्कुल निराधार ही बताया जा रहा है, हरक सिंह रावत नहीं हो सकते हैं। वही तीसरी सबसे बड़ी बात है कि शीशपाल सिंह बिष्ट जो प्रदेश प्रवक्ता है, वो भी फेरिस्त में काफी ऊंचे स्थान पर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से भी हो रही है। कल भी यदि बात करें तो शीशपाल सिंह बिष्ट की मुलाकात भी कई बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। वही शीशपाल सिंह बिष्ट के विषय में यदि अंदेशा लगाया जाए तो यह ज्यादा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो केदारनाथ विधानसभा से ही आते हैं। और यदि देखा जाए कि पिछले फेरिस्त की तो बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला को जो चुनाव में टिकट मिला था, तो वो एक प्रदेश प्रवक्ता वो भी थे और वहां से वो विजय घोषित हुए थे। तो इसी के तरह से जरूर शीशपाल सिंह बिष्ट भी नए प्रत्याशी हैं और समर्पित कैंडिडेट है, तो जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से इनकी नाम भी ऊपर चल रही है। वहीं भाजपा की ओर से यदि देखा जाए तो भाजपा में जो पूर्व दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत थी, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ कई महिला और दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रही है और भाजपा में हो सकता है कि उनके नाम पर भी बहुत लग सकता है। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ नामांकन के पर्चे भरने की तारीख घोषित, अभी नामांकन का पर्चा ही भरा जा रहा है। फिलहाल किसी भी कैंडिडेट, ना तो भाजपा ना तो कांग्रेस, किसी भी दलों ने अपना प्रत्याशी लेकिन यशराज, बीजेपी की पूरी कोशिश होगी सिंपैथी वोट बैंक को बटोरने की, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने अभी चल क्या रहा है? क्योंकि कांग्रेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो दावेदारी कईयों की तरफ से पेश की जा रही है और जाहिर तौर पर अंदरूनी गुटबाजी जो है वो फिर जग जाहिर होती है। तो ऐसे में पार्टी वाला कमान कितना यहाँ पर ध्यान दे पा रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने सही कहा कि कांग्रेस के अंदर आपसी मनमुटाव ही आपसी प्रतिद्वंदिता काफी ज्यादा आगे चलते जा रही है। यदि आप बात करें हरियाणा चुनाव में भी तो कहीं ना कहीं यही देखने को मिला और साथ ही साथ केदारनाथ उपचुनाव की बात करें तो ये चीज देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस में दो धड़ा भी बच गया है, वहीं प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की भी कुछ मनमुटाव की चर्चाएं सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से बार बार जानकारी मिल रही है कि प्रदेश प्रभारी के द्वारा जो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था उसके कारण से प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ खफा है। तो वही भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा केदारनाथ सीट पर लगातार चर्चा कर रही है, लगातार वहां जाकर के अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की यदि बात करें तो वो अभी वहां पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस में जरूर यह कहा जा रहा है कि आगामी 1 से 2 दिन में कुछ बड़ी मीटिंग की जाएगी जो देहरादून स्थित कार्यालय में किया जाएगा। उसके बाद से फिर जरूर यदि नाम की घोषणा हो जाती है तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी से जुट जाएगी। भाजपा चूंकि शुरू से हमेशा से 24x7 आवर्स जो है वो 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। भाजपा लगातार धरातल पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आपसी कला, आपसी गुटबाजी के कारण ही पीछे होते जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हरक सिंह रावत की ही बात करें तो हरक सिंह रावत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि लोग तो उनको चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भाजपा तो उनके खिलाफ खड़ी होगी ही होगी। कांग्रेस भी उनके भी कई कद्दावर नेता, कई बड़े नेताओं की ओर उनका इशारा था, वो भी उनके खिलाफ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि बात करें तो कांग्रेस और भाजपा की दोनों इस चुनाव पर, इस उपचुनाव को लेकर के दोनों के साथ की बात बनी हुई है। लेकिन
कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो मतभेद है, करण मारा को लेकर के मतभेद है, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर जो मतभेद है, कहीं ना कहीं प्रदेश जी प्रभारी और करण मारा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच जो मतभेद है, यह बात धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। और सूत्रों से भी कई बार यह जानकारी मिल चुकी है कि कई बार प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश प्रभारी को चिट्ठी भी लिखा, कई दफा फोन पर भी बात की, लेकिन प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष की बात को नहीं मान रहे। यही यदि बात करें विधानसभा चुनाव की भी, पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को करारी हार मिली, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया था, खुली तौर पर मीडिया के सामने अपने ही चैनल पे, अपनी ही आईडी पर उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था कि उनकी बातों को, उनके द्वारा दिए गए कैंडिडेट को नहीं रखा गया। वो जो जिसको चाह रहे थे कि चुनाव लड़े, वो उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ बड़े नेताओं ने ही विधानसभा चुनाव को हराने का काम किया। तो इस प्रकार से यह जो गुटबाजी है, ये कभी न कभी धीरे धीरे जरूर मीडिया में भी सामने आ जाती है, मीडिया के भी सामने आ जाती है और लोग भी इसको समझते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जरूर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव पर भी जो यदि देखा जाए, सीट पर जो उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में भी जनता यह देख रही है कि भाजपा जो लगातार धरातल पर काम कर रही है और कांग्रेस आपसी अंतरकलह और गुटबाजी में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी, इसको लेकर डूबने वाला ही काम किया जा रहा है। कांग्रेस अभी भी सतर्क नहीं हो पाई है, ना तो अपने हरियाणा चुनाव को देख करके सतर्क हो पाई है, ना तो पिछले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के सतर्क हो पाई है। पिछले विधानसभा चुनाव की भी यदि बात करें तो हरीश रावत के बड़बोलापन के ही कारण कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका मिला है, कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इसी प्रकार से यदि देखा जाए इस बार तो विधानसभा उपचुनाव, केदारनाथ उपचुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। प्रत्याशी का नामांकन आज चल रहा है। नामांकन के बाद अब तो अभी कब तक समझ कर चले यशराज की जो प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान दोनों तरफ से कर दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगामी 2 दिन में कांग्रेस के अंदर, 2 से 3 दिनों में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, जो देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर मीटिंग होगी जिसमें उप प्रदेश प्रभारी भी आएंगे और साथ ही साथ लगभग 13 नामों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा कर दी गई है, जिसमें से 13 नाम अभी तक लड़ने के इच्छुक हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से 13 के बाद जो कितने कैंडिडेट और कांग्रेस के आते हैं जो दावेदार होते हैं, जो अपना नामांकन में पर्चा भरते हैं। नामांकन में पर्चा भरने के बाद फिर वापस कितने नाम को, क्या कोई नाम वापस होते हैं, उसी के आधार पर फिर जरूर आगामी 1 सप्ताह या 1 सप्ताह से मैक्सिमम 1 सप्ताह में जरूर ये नाम की घोषणा कर दी जाएगी कांग्रेस के भी द्वारा और भाजपा के भी द्वारा कि कौन से प्रत्याशी केदारनाथ उपचुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि भाजपा हमेशा से करती है कि पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होने देती है, उसके बाद वो फिर अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है। तो इस प्रकार से यह अपने आप में एक बड़ी बात है। देखना यह है कि पहले कौन भाजपा या कौन सी पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा पहले करती है। हाँ, लेकिन ये घोषणा के बाद यह जरूर देखा जाएगा कि कैंडिडेट किस प्रकार से है, क्योंकि केदारनाथ का जो इस बार मूड जो देखने से लग रहा है, क्योंकि हमारी टीम, हमारे जो रिपोर्टर वहां पे वो बता रहे हैं कि जरूर कहीं ना कहीं इस बार किसी नए प्रत्याशी की तलाश हो सकती है। जरूर सिंपैथी वोट की बात करें तो सिंपैथी वोट भी केदारनाथ में जरूर इस बार भी टक्कर रहेगा, क्योंकि उपचुनाव में पिछले बार भी यदि आप बात करें बागेश्वर उपचुनाव की भी यदि बात करें तो बागेश्वर उपचुनाव में भी सिंपैथी वोट ने कामयाबी हासिल की थी, जिसके कारण से बागेश्वर में भाजपा को जीत हासिल हुई। बिल्कुल, पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी दोनों ही पार्टियों की कि जीत का यहाँ पर दम भरती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।